नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड 360 के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब हम जो पिछले टॉपिक थे उसी से आगे रिकवर करने वाले हैं। पिछले टॉपिक में हमने आपको बता दिया था कि कुल 360 लाइन का गैप दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को 4 मिनट के लिए निर्धारित करता है। आज मैं बात करने वाला हूं क्योंकि पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, तो ये जो 4 मिनट है, आगे बताइए हमने सबसे पहले वीडियो में क्या देखा था। जो ध्रुवीय रेखा से पृथ्वी का कुल परिधि है गोल गोल, बताया था हमने आपको कि त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो परिधि हमने बताई थी 40,096 किलोमीटर थी। याद होगा आपको, अगर आपने नहीं देखी तो इससे 2 वीडियो पहले की वीडियो देखिए, आपको स्पष्ट तौर पे समझ में आ जाएगा परिधि कितनी थी। और हमने आपको बताया कि न सिर्फ समय को हमने डिवाइड किया 360 से, क्योंकि 1440 मिनट यानी 24 घंटे में पूरा चक्कर लग रहा था। हमने 360 लाइन डिवाइड की तो 1 मिनट एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में सूरज की किरण को पहुंचने में 4 मिनट लगे। तभी तो 360 लाइन को क्रॉस करते करते 1440 यानी 24 घंटे लगे। लेकिन हमने सिर्फ समय के आधार पर पृथ्वी का डिवीजन किया। मैं ये देखना चाहता हूं कि 1 मिनट में एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने में तो 4 मिनट लग रहे हैं, मगर दूरी कितनी है। परिधि है 40,096, यहां से यहां तक सेंटर के हिसाब से टोटल दूरी 40,096, लाइन है कुल 360, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जाने में मैं एवरेज लेता हूं 111 किलोमीटर की दूरी आती है। यानी कि दो देशांतरीय लाइनों के रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। कैसे है आपको पता चला। 40,096 किलोमीटर टोटल परिधि, उसको डिवाइड किया 360 देशांतर रेखाओं में, तो एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी एकदम निर्धारित हो गई। पहली बात, सूरज की किरण को पहुंचने में समय लग रहा है 4 मिनट। एक्चुअल में सूरज की किरण नहीं पहुंच रही है, हमारी पृथ्वी घूम रही है अपनी दूरी पर। तो पृथ्वी अपनी दूरी पर कितनी रफ्तार से घूम रही है वो भी निकाल देते हैं। कितना समय लग रहा है 4 मिनट। कितनी दूरी है 111 किलोमीटर। तो लगभग 27, क्योंकि पेपर में 27.75 नहीं आता, या तो 27 या 28, इसका उत्तर तो 27.5 होगा। जब आप 111 को 4 से भाग दोगे तो 27.75 किलोमीटर आएगा। परीक्षा में जब आता है कि पृथ्वी का परिभ्रमणीय वेग कितना है, तो उत्तर होता है लगभग 28 किलोमीटर प्रति मिनट, क्योंकि 4 मिनट है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं पृथ्वी का परिभ्रमणीय वेग, जो है 28 किलोमीटर प्रति मिनट का हिसाब। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये बताइए, जो 111 किलोमीटर की दूरी है, क्या ये हर जगह पर इतनी ही रहेगी, या सिर्फ जहां से हमने परिधि ली है भूमध्य रेखा से वहीं पर इतनी रहेगी। स्वाभाविक सा सवाल है। 40,096 किलोमीटर एक गोलाकार अंडाकार आकृति में सिर्फ परिधि से ही होगा। देखिए ध्यान से, अगर ये परिधि में लेता हूं, ये मैक्सिमम जो त्रिज्या हमारा परिधि आती है वो बीच से आती है, ये 40,096 है। अगर मैं ऊपर से ही गोल गोल घूम जाऊं तो कम हो जाएगी। समझ रहे हैं, जितनी भी रेखाएं आती हैं हमारी, ये ऊपर से इस तरह से आती हैं। देखिए ध्यान से, ये रेखाएं ऐसे आ रही हैं, ऐसे, और जो दूरी है मैक्सिमम यहाँ पर है। तो जो ये सेंटर है ना, यहाँ पर 40,096 किलोमीटर की है ये परिधि। ऊपर तो जीवाखंड बन गया है कोड, ये तो छोटा हो गया। तो सबसे ज्यादा दूरी 111 किलोमीटर परिधि पर होती है, ये यहाँ पर भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर 111 किलोमीटर है। जैसे आप ऊपर को गए तो कंजेस्टेड हो गई, लाइन यहाँ से आ रही है सेंटर से, तो नजदीक हो गई। आप भूमध्य रेखा से जितना ऊपर को जाएंगे, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी उतनी कम होगी, न सिर्फ ऊपर जाने में, नीचे जाने में भी। तो सवाल यही पूछा जाता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, सर्वाधिक कहां पर है। अगर हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो क्या देशांतर रेखाओं की दूरी घटेगी? ऑब्वियसली घटेगी। क्लियर। इसका उदाहरण आप भारत के सापेक्ष भी देखिएगा, अगर आप समझ पा रहे हैं। भारत को देखिए आप, भारत के बीच में लगभग 30, हमने बताया था अभी 29, 68 से 97 पूर्वी तक भारत का विस्तार है, यानी कुल 29 लाइन का गैप है। अगर आप 111 किलोमीटर से उसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी, तो लगभग 3300 या 3400 के आसपास उत्तर आता है। मगर भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। दूरी कितनी, लाइन कितनी है? 29। मतलब भारत, क्योंकि भूमध्य रेखा से उत्तर में है, यानी भारत आते आते दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी मात्र 100 किलोमीटर तक ही हो जाती है। समझने की कोशिश करिए। तो देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा 111 है, ऊपर जाने पर वो कम होगी। क्लियर। और अलग अलग जगह पर जब ऊपर जाएंगे तो कम होगी। तो इसका एक नाम दिया गया है गोरे। क्या नाम दिया गया मित्रों? गोरे।
तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? गोरे। क्लियरली आप इन चीजों को समझने की कोशिश करिए, बड़ा आसान है इसको समझना। अब आज का मैं जो एक अलग अलग अंतर अगला टॉपिक लेके आ रहा हूँ, लास्ट होगा शायद, इसके बाद हम कुछ उदाहरण और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिससे संबंधित कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के लिए मैं सबसे पूर्वी पॉइंट की तरफ जाता हूँ। ठीक है, ये न्यूजीलैंड है, मैं बनाना भूल गया था, अब बना रहा हूं तो आपको पता है इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हम मानते हैं सूर्योदय का देश जापान है। मैंने पहले कहा गोल आकृति में आप कोई निश्चित कोना नहीं ढूंढ सकते, उसको हमने फैला दिया तब जाकर के ये पूर्वी छोर बन गया, अन्यथा किसी भी गोल आकृति का कोई छोर नहीं होता। परंतु हमें समय निकालने के लिए लेना पड़ा था, इसीलिए हमने माना 180 डिग्री पूर्व की लाइन सबसे पूर्वी है। ध्यान से देखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर कौन सी देशांतरीय लाइन है? 180 डिग्री पूर्वी। अब ये सबसे पूर्वी है तो हमने मान लिया कि सबसे पहले सूर्योदय यहां पर हुआ, यहां से सूरज उस तरफ गया। आपने देखा होगा कि न्यू ईयर सबसे पहले कहां मनाया जाता है? जापान में? नहीं, भले ही जापान सूर्योदय का देश हो, मगर लाइनों के हिसाब से सबसे पूरब में जो लाइन क्रॉस करती है वो करती है न्यूजीलैंड को। तो जब न्यू ईयर आता है तो आप देखिएगा ऑकलैंड में, वेलिंगटन में धुआंधार हो गया। ये लाइन पूरी सीधी नहीं है क्योंकि इसके बीच में कई सारे द्वीप हैं। सोलोमन आइलैंड, जिसका नाम आपने तारे जमीन पर में भी सुना होगा, बहुत सारे फिजी, बहुत सारे द्वीप हैं। अब आप इस लाइन को एक देश के बीच में से नहीं काट सकते भाई, एक ही देश में एक दिन 23 तारीख एक दिन 24 तारीख, ये तो नहीं हो सकता। और ये सवाल कई बार पूछा भी जाता है कि क्या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी है? नहीं है, बाकी सारी सीधी है। इसी वजह से नहीं है क्योंकि बीच में कुछ द्वीप पड़ते हैं, तो इस तरह से क्रॉस है, इस तरह से क्रॉस है। आप चाहे तो ग्लोब देख सकते हैं, मानचित्र देख सकते हैं, अपनी एटलस में भी देख सकते हैं कि लाइन सीधी नहीं है। क्यों नहीं है मैंने आपको बताया। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। 180 डिग्री पूर्वी लाइन, इस पर गौर करते हैं। देखिए यहां से सूरज की किरण इस तरफ गई। सपोज करिए यहाँ 23 तारीख है, 23 जून आज, ठीक, सपोज कर लीजिए आप। जब आप पूर्व दिशा की तरफ बढ़े, यानी जब आप पूर्व दिशा की तरफ बढ़े तो ये 23 तारीख की सुबह हो गई है, सुबह के 12 बजे हैं 23 तारीख के। 6 घंटे बाद यहाँ 23 के 12 बजेंगे, तब तक वहां शाम दिन के 6 बजेंगे सुबह के। 12 घंटे बाद यानी इसके 6 घंटे बाद ग्रीन बीच में बच गए अब दोपहर के 12। क्लियर हो रही बात आपको? यानी कि सपोज करिए यहाँ पर सुबह के 12 बजे हैं, 6 घंटे बाद यहाँ सुबह के 12 बजेंगे और 6 घंटे बाद यहाँ सुबह के 12 बजेंगे, तब तक यहाँ पर दिन के 12 बज जाएंगे। उसके बाद 18 घंटे और 24 घंटे बाद यही लाइन घूम के यहीं पर आ जाएगी। यानी जो पहली किरण की हमने ओपनिंग यहाँ से मानी है तो अंतिम तो इसके बगल में होगा, सबसे पश्चिमी लाइन तो इधर ही है। अगर ये 180 डिग्री पूर्वी लाइन है तो ठीक इसके बगल में 180 डिग्री पश्चिमी लाइन है, तभी तो गोल है। तो यहाँ पर 23 तारीख की सुबह होगी और 23 तारीख के रात के 12 भी यहीं बच जाएंगे, यानी कि यहाँ और यहाँ पर एक दिन का अंतर आएगा। अब जो पहली किरण पड़ेगी वो यहाँ 24 के लिए पड़ेगी और यहाँ 23 के लिए, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली सूरज की किरण 24 घंटे के बाद यहाँ पहुंच रही है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। क्लियर? तो अगर आप मैं देखूं यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ, मिटाता हूँ आपको समझाने के लिए। ये अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, यहां पर अगर 24 की सुबह है तो वो 24 घंटे के बाद किरण यहां पहुंचेगी और तब तक यहां हो जाएगी 25 तारीख। क्लियर? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से अगर आप पश्चिम दिशा में जाएंगे तो दिन एक दिन बढ़ेगा, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल टाइम जोन से अगर आप पूर्व दिशा की ओर जाएंगे तो एक दिन घटेगा। यही सवाल परीक्षा में कई बार पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का। तो मित्रों ये था मेरा पूरा कॉन्सेप्ट, जिसके लिए मैंने 3 या 4 वीडियो का इस्तेमाल किया। अगली वीडियोस में हम इनसे संबंधित कुछ सवाल परीक्षा में आ गए। वैसे तो मैं टॉपिक बताने के बाद ही आपको बताता रहा क्या क्या इंपोर्टेंट है, क्या क्या आया है। फिर भी इसकी प्रैक्टिस के लिए अगली वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ सवाल लेकर के आएंगे। विभिन्न देशों का जो मानक समय है वो निकालने की तरकीब आपके सामने लेकर के आएंगे, और कुछ आपके सवाल, अगर पृथ्वी विपरीत हो जाए, गोल घूम जाए, इस तरह के कई सारे सवाल जो आपके दिमाग में आते हैं उनका भी समाधान लेकर के आएंगे। इसलिए मैंने कहा कि मेरे सारे वीडियोस को लगातार देखिए, वो बड़े आपके महत्वपूर्ण है, बड़े काम के आपके लिए। उसके बाद ही तो आप अगली वीडियो के सवालों के उत्तर खुद दे पाएंगे, अन्यथा आप सीधे अगर सवाल आंसर की ही वीडियो, क्योंकि आपके मन में स्वार्थ रहता है, हमें वन लाइनर मिल जाए, हमें सवाल आंसर मिल जाए, हम इनके पीछे दिमाग नहीं खपाना चाहते। चाहे आप जिंदगी खपा दें, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा। तुक्का लगा तो अलग बात, नहीं लगा तो क्या करेंगे। बेहतर है कि आप उसको डिटेल में पढ़िए, आराम से पढ़िए, समझिए और उसके बाद आंसर निकालिए। अगर आप 4 वीडियो नहीं देखेंगे तो आप आने वाले वीडियोस के आंसर नहीं दे पाएंगे, और फिर नीचे लिखेंगे कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। क्योंकि मैं वन लाइनर तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ना मुझे उसका शौक है।
दिक्कत ये है। और वन लाइनर वाले शायद नहीं भी देखते, उनको पसंद ही नहीं आता शायद, इसलिए कई समस्याएं आ जाती है। मगर मेरा उद्देश्य तो आपको समझाना है स्पष्ट और साफ भाषा में। समझिए, आप पिछली वीडियो देखिए, अगली वीडियो को भी जरूर देखिए और आपके कई सारे सवालों के समाधान हो जाएंगे। अन्यथा तो कमेंट बॉक्स है, आप अपने सवाल लिखिए, जवाब मिलेगा। पिछले 3-4 वीडियोस देखिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कमेंट बॉक्स की, और पढ़ भी गई तब भी हम मौजूद हैं। तो मुझे तो जरूर बताइए कि क्या ये IIT JET का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।